हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी डेट है 13 जून। 13 जून की इस एग्ज़ाम में अगर हम लोग देखेंगे तो करेंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्रीलिम्स के इस पूरे एग्ज़ाम में नियर अबाउट 20% क्वेश्चन अकेले करेंट अफेयर के होते हैं, 20% क्वेश्चन अकेले करेंट अफेयर के होते हैं। इसी से हम लोग करेंट अफेयर की भूमिका को यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में समझ सकते हैं। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी ने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे तो अगस्त माह से लेकर मई तक के करेंट अफेयर की जो है कि टेस्ट लिए जाने थे। अभी तक हम लोगों ने उस करेंट अफेयर की जो टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में खत्म हुए हैं वो नवंबर माह तक के करेंट अफेयर खत्म किए जा चुके हैं। ऐसे में हम लोग जो करेंट अफेयर के टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे, अक्टूबर माह तक के करेंट अफेयर की जो टेस्ट है वो यूट्यूब पर डिस्कस किए जा चुके हैं। हम लोग करने क्या वाले हैं दोस्तों कि डेली करेंट अफेयर का 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर का यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस कर देंगे। और ये वीडियो हर दिन आपको शाम के 4 बजे, हम लोग कह सकते हैं कि 4 PM पे इजिली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक डेली 10 क्वेश्चन का एक जीएस का ट्रेडिशनल क्वेश्चन लेके आए, जो कि सुबह में आपको 7 AM पे मॉर्निंग में मिल जाएगी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से होंगे, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से होंगे। बेसिकली इसका टारगेट ये है कि जो दोस्त टेस्ट सीरीज प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि टेस्ट बहुत ही मेहनत से हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ बनाए हैं और टेस्ट एकदम एग्जाम से रिलेटेड है, जहां से सीधे क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग अभी जो करेंट अफेयर का टेस्ट है उन लोग उसको करेंगे। बेसिकली जो हम लोग एक मिनी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चला रहे थे 10 क्वेश्चन डेली का, उसको हम लोग बीच में बंद कर दिए थे, उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर दे रहे हैं। ध्यान देंगे कि हर दिन शाम के 4 बजे आपको करेंट अफेयर के टेस्ट मिल जाएंगे, करेंट अफेयर के, और मॉर्निंग में आपको जीएस का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। बस करना क्या होगा दोस्तों, आप लोग को इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कराना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया सावंतवाड़ी खिलौना निम्नलिखित में से किस राज्य में लकड़ी से बने कला के काम के लिए संदर्भित किए जाते हैं। बेसिकली है क्या कि जो सावंतवाड़ी खिलौना है ये एक लकड़ी से बने हुए एक आर्ट होते हैं, लकड़ी से बना हुआ एक आर्ट होता है। और हाल के दिनों में ये सावंतवाड़ी जो खिलौना रहा है ये चर्चा का विषय रहा है और बेसिकली महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है। सावंतवाड़ी खिलौने का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। इस लकड़ी के खिलौने को बनाए जाने के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है वो एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरल का पेड़, कोरल का पेड़ कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। पहला ये कि सावंतवाड़ी खिलौने का संबंध महाराष्ट्र से है। सावंतवाड़ी खिलौने में बेसिकली लकड़ी से जो है कि जो आर्ट है वो बनाया जाता है और जिस पेड़ का लकड़ी यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोरल का पेड़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में देखा गया अभ्यास बोंगो सागर। ध्यान देंगे हिंद महासागर में कंटिन्यूअस हम लोग कह सकते हैं एक टाइम फेज पे और इंडिया अन्य देशों के साथ नेवल प्रैक्टिस करता रहता है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है और हिंद महासागर से इसकी बाउंड्री टच होती है। जो बोंगो सागर अभ्यास से भारत बांग्लादेश के साथ करता है और अभी जो 3 अक्टूबर को ये अभ्यास स्टार्ट हुआ है ये दूसरा संस्करण है, सेकेंड संस्करण है। ध्यान देंगे बोंगो सागर। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बोंगो सागर जो नेवल प्रैक्टिस है वो किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच में है। कौन सा संस्करण था, तो ध्यान देंगे सेकेंड संस्करण था। इस चीज को ध्यान देंगे। कैसा प्रैक्टिस है, तो नेवल प्रैक्टिस है ना कि आर्मी प्रैक्टिस है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली अटल सुरंग के ऊपर डिपेंड है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग, इसका निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। 4 श्रेणियों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। काराकोरम श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और इनमें से कोई नहीं। चौथी श्रेणी का नाम है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 3 श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो सबसे पहले जो डायरेक्टली क्वेश्चन है उसका आंसर दे लें तो इसका संबंध है आपका पीर पंजाल श्रेणी से। जो अटल टनल है ये बेसिकली पीर पंजाल श्रेणी में। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसकी लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है।
9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यानी विश्व की जो सबसे लंबी टनल है, अटल टनल जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ये टनल बेसिकली करती क्या दोस्तों? तो मनाली को, ध्यान देंगे, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। लाहौल स्पीति से, स्पीति नहीं, स्पीति है, लाहौल स्पीति से जोड़ती है, इस चीज को ध्यान देंगे। कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि टनल जो है, जो ये अटल टनल है, ये एक तो पता चल गया कि पीर पंजाल श्रेणी में है, दूसरी अगर पूछ दे कि समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, समुद्र तल से इसकी हाइट जो है वो 3000 मीटर है। 3000 मीटर। फुट में अगर पूछता है तो 10,000 फुट है, सॉरी फीट है, 10,000 फीट है। ये इसकी सी लेवल से इसकी हाइट हो गई। तो इस चीज को ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। कल को अगर क्वेश्चन पूछे कि अटल टनल किस स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान देना है। एक चीज को ध्यान देंगे, जो अटल टनल की आधारशिला रखी गई थी, ये बहुत ओल्ड रखी गई थी। 2002 में बोला गया था कि अटल टनल बनाई जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये टनल का कामकाज अभी रिसेंट में पूरा हुआ है। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिटवे बंदरगाह के ऊपर है। सिटवे बंदरगाह हाल में चर्चा में इसलिए रहा दोस्तों कि इंडिया ने कहा है कि मैं इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए वित्त पोषण करूंगा, ठीक है, फंडिंग करूंगा। यानी इंडिया का क्या करने जा रही है कि इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फंडिंग करने जा रही है। ऐसे में ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस बंदरगाह का संबंध है म्यांमार से। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली जो सिटवे बंदरगाह है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिटवे बंदरगाह है वो म्यांमार के किस राज्य में स्थित है। तो बेसिकली ये रखाइन राज्य है एक, म्यांमार का रखाइन, उसके पास है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते तो ध्यान देंगे, नदी का नाम है कलादान नदी। कलादान नदी के मुहाने पर जो है कि सिटवे बंदरगाह स्थित है। आगे अगर हम लोग ध्यान दें 5th नंबर क्वेश्चन पे, तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ कन्वेंशंस के नाम दिए गए हैं। 3 कन्वेंशंस है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और मीनामाता कन्वेंशन, और वो जिससे संबंधित है उनका नाम दिया गया है, जिससे संबंधित है, ठीक है। ये तीनों कन्वेंशन का संबंध किससे है, बेसिकली उनका नाम यहाँ पे नीचे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि जो सही उत्तर है उसको चुनना है, नीचे यहाँ पे कूट दिया गया है। बेसिकली ये थोड़ी सी कूट टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में बन के आ सकता है, ध्यान देंगे, यूपी पीसीएस में ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। अभी रिसेंट में हम देखेंगे आरओ का भी एग्जाम का डेट आया हुआ है, तो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम के लिए जो ये डेली प्रोग्राम चलने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखेंगे तो जो बेसिकली स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसको मैच कराया हुआ है, ध्यान देंगे, खतरनाक कचरे के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से, खतरनाक कचरे के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से। और जो बेसल कन्वेंशन है इसको मैच करा हुआ है दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से, यानी पीओपी से। तो ध्यान देंगे ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये एक दूसरे से क्रॉस सही है, यानी क्रॉस मैचिंग है, सीधा मैचिंग नहीं है। जो बेसल कन्वेंशन है उसका संबंध किससे है, बेसल कन्वेंशन का संबंध है आपका खतरनाक कचरे के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से। यानी सेकेंड का और फर्स्ट का दोनों के जो ऑप्शन मैच किया गया है वो बिल्कुल गलत कराया गया है, एक दूसरे से बदल दिए गए हैं। और स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो संबंध है वो पीओपी से संबंध है। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध स्टॉकहोम कन्वेंशन से है। ऑप्शन पहचानेंगे जहां पे पीओपी अर्थात दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक लिखा होगा वो ऑप्शन सही होगा। एक दो जब एक दूसरे से क्रॉस सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसे में स्टेटमेंट बचा क्या, केवल 3 बचा, और तीसरा स्टेटमेंट ए आपका सही हो गया। यानी जो मीनामाता कन्वेंशन है उसका संबंध है किससे, मरकरी से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं मरकरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं उसका संबंध क्या है, मीनामाता कन्वेंशन से। मरकरी बेसिकली हम लोग देखेंगे इसके कई सारे स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे जो है कि इसके दुष्प्रभाव है, तो इस चीज को ध्यान देना है। आगे अगर हम देखें 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वें नंबर क्वेश्चन में 2 कीवर्ड्स दिए गए हैं। एक कीवर्ड्स का नाम है बेंगलोर रोज और दूसरे का नाम है कृष्णापुरम।
दो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स एक है बेंगलोर रोज और दूसरा है कृष्णापुरम, और बोल रहा है ये किसकी एक किस्म है। नीचे ऑप्शन में लिखा है प्याज, टमाटर, सेब और आम, 4 किस्मों के नाम लिखे गए हैं बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम के बारे में। ध्यान देंगे कि जो बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम जो है बेसिकली ये प्याज की किस्में हैं। बेंगलोर रोज जो है और कृष्णापुरम प्याज की किस्में हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। न्यूज में क्यों रहा है, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम जो ये प्याज की किस्में हैं इनके व्यापार की अनुमति दी है कि 10,000 मीट्रिक टन तक जो है कि इसका निर्यात किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात की अनुमति दे दी थी। यही रीजन है कि ये दोनों जो प्याज की किस्में हैं ये चर्चा का विषय बन गई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर बेंगलोर रोज के बारे में और जानने की कोशिश करें तो ध्यान देंगे कि बेसिकली जो बेंगलोर रोज है ये प्रोटीन, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस और आयरन और कैरोटीन, इसमें प्रोटीन की, फास्फोरस की, आयरन की और कैरोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। 2015 में इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ध्यान देंगे जो बेंगलोर रोज है इसको 2015 में जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो अभी फैक्ट बोले हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों किस्में किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से यूपीपीएससी क्वेश्चन पिछले दिनों में पूछी हुई है। 7वें नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गरबा नृत्य है। ध्यान देंगे एक गरबा नृत्य है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो गरबा नृत्य है यह विश्व का सबसे लंबा नृत्य महोत्सव कहा है किस राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरबा को विश्व का सबसे लंबा नृत्य कहा है। ध्यान देंगे चूंकि गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है जो कि नवरात्र में किया जाता है, 2 दिवसीय नृत्य है ये। तो ऐसे में जब गुजरात का ये नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऐसे में गुजरात सरकार ने इसको विश्व का सबसे लंबा नृत्य महोत्सव घोषित किया होगा। रिसेंट के दिनों में चर्चा रहने का कारण यह है कि अभी कोविड-19 के कारण गुजरात सरकार ने इस नृत्य को कैंसिल कर दिया है और यही रीजन है कि चर्चा का विषय रही है। आगे हम लोग आते हैं 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो आईएमएफ के द्वारा, ध्यान देंगे यहाँ पे आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी करते हैं। आप लोग होमवर्क के तौर पे हमको बताएं कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है ये होमवर्क के तौर पे आप हमको बताइए। तो ध्यान देंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है और ये बेसिकली आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आते हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन समुद्र तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देंगे ब्लू फ्लैग बेसिकली क्यों अभी हाल के दिनों में चर्चा में रहा है कि क्योंकि 8 समुद्री तटों को, ध्यान देंगे 8 समुद्री तटों को, 8 समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया। ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। अब वो बात आती है कि वो 8 समुद्री तट कौन से हैं जिन 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो यहां पे आप एक बात देखिए, थोड़ा मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खोल देता हूं क्योंकि वो 8 का नाम आप लोग याद कर लीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो 8 तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो है शिवराजपुर जो कि गुजरात में है। सेकेंड है घोघला आपके क्वेश्चन में दिया भी है, तो घोघला दीव यानी जो दमन दीव वाला हिस्सा है वहाँ पे है। कर्नाटक में 2 समुद्र तट है जिसका नाम है कासरकोड और पादुबिद्री। ये भी सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए कर्नाटक के जो 2 समुद्र तट है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कासरकोड और पादुबिद्री। नेक्स्ट कप्पड़ जो कि आपके क्वेश्चन में है, केरल का है। रुषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश का है। गोल्डन जो कि पूरी ओडिशा का है। राधानगर जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी ब्लू फ्लैग से सम्मानित जो क्वेश्चन में आपके तीनों तट दिए गए हैं वो तट तीनों ब्लू फ्लैग से सम्मानित है, जिनमें से एक क्वेश्चन में घोघला दिया गया है, दूसरा राधानगर दिया गया है और तीसरा कप्पड़ दिया गया है। तीनों का संबंध क्या है? घोघला का संबंध दीव से है, राधानगर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है और कप्पड़ का संबंध केरला से है। और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि जो 8 समुद्र तट है बेसिकली 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 5 राज्य कौन से हैं देख लीजिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले देख लीजिए। तो ध्यान देंगे पहला हो गया दीव
और दूसरा हो गया अंडमान निकोबार। 2 हो गए। 5 वो राज्य कौन से हैं? तो पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राज्य हो गया कर्नाटक जिसके 2 राज्य हैं, सॉरी 2 समुद्र तट हैं, तीसरा केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, उसके बाद से आंध्र प्रदेश हो गया और उसके बाद से उड़ीसा हो गया। तो ये वो 5 स्टेट हैं, 5 राज्य हैं जिनका नाम आप लोग को याद कर लेना चाहिए। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं अपना जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो आज का हमारा करंट अफेयर का 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, भारत में अपराध 2019, इसके स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। और स्टेटमेंट पढ़ा दिया है कि यह रिपोर्ट विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। स्टार्ट में मैंने बोल दिया कि इसको एनसीआरबी के द्वारा जारी किया जाता है। और एनसीआरबी क्या होती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ऐसे में स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत हो गया। यानी यहां से आपके 75%, 25% क्वेश्चन तो अब बाहर कर लिया, 75% ऑप्शन को, सॉरी 25% को। अब 75% में आपको फाइट करना है, 1/3 चांस है आपके आंसर सही होने के। नेक्स्ट हम लोग देखें, आप सीधा तीसरा ऑप्शन को फोकस करिए। कह रहा है कि वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कमी देखने को मिली है। आप सोचिए कि अगर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कमी देखने को मिल जाए तो भारत की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध तभी कम होंगे जब पितृसत्तात्मक ढांचा जो है, पितृसत्तात्मक ढांचा कमजोर होगा। और यही पितृसत्तात्मक ढांचा जो है, यही अधिकतम प्रॉब्लम्स की, अधिकतम समस्याओं की जड़ है। ऐसे में तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है, तो यानी 2 ऑप्शन और गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 2019 में क्या हुआ कि महिलाओं के अपराध में वृद्धि हुई है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में वृद्धि हुई है, और वो है 7.3%, 7.3% अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरह से इसका आंसर हो गया डी सही। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एससी के विरुद्ध जो है अपराध में यूपी प्रथम स्थान रखता है, सर्वाधिक अपराध होते हैं। तो दर्ज रिपोर्ट के हिसाब से एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में एससी के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध हुए हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों, अगर करंट अफेयर का आपको ये 10 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट जो थे आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।